हेलो गाइस, मैं सुरेश वरावा। हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर की पहले की क्लास में यानी इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया था, कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी। और हमारी लास्ट परिभाषा रह रही थी समइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की। यानी समइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते किसे हैं, यानी कि समइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि समइलेक्ट्रॉन श्रेणी है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसी श्रेणी। अब वो श्रेणी होगी किसकी, या तो वो श्रेणी हो सकती है परमाणु, आयन या अणु, तीनों में से किसी एक की श्रेणी हो सकती है वो, यानी कि अणु, आयन या परमाणु की वह श्रेणी, अणु, आयन, परमाणु की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, संख्या समान हो, सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। यानी कि अणु, आयन, परमाणु की ऐसी श्रेणी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन -3। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहले चीज तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, हमें एक चीज याद रखनी होगी, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो याद रखना होगा, तत्व का या कोई आयन है, अणु है, परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक। अगर उस तत्व के ऊपर प्लस है ना, अगर धनायन है यानी कि प्लस है, अगर धनायन है तत्व के ऊपर, जैसे कि धनायन, तत्व के ऊपर धनायन है तो वो तो करना है माइनस। अगर तत्व के ऊपर ऋणायन है, ऋणायन, तो वो करना है प्लस। आप समझ गए होंगे। जैसे कि है n-3, ये तो आपको जोड़ना है, यानी कि इसके परमाणु क्रमांक में जोड़ना है। n-3 तो परमाणु क्रमांक 7 माइनस है तो प्लस कर देना है, बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर यही n-2 प्लस 2, n प्लस 2 है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि n प्लस 2 है ना, तो ये 7 प्लस है तो ये माइनस कर देना, 7 - 2 बराबर 5, ऐसे करना है। बट ये n ही है, बता रहा हूँ, O-2 हो सके, n-2 ही नहीं सके, ठीक, ऐसे करना है। यहाँ का सूत्र है, जैसे कि आपको एक श्रेणी बता दूं मैं, n-3 O-2 है ना, f माइनस ne, f माइनस ne प्लस mg प्लस 2, ne प्लस mg प्लस 2 और ca प्लस 3, al प्लस 3, al प्लस 3। ये श्रेणी है, ये पूरी क्या एग्जाम्पल है, ये एक श्रेणी है जैसे कि मान लीजिए हमारे। यानी कि अब ये कैसे पता चलेगा कि समइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है या नहीं, यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिनमें समान होती है वो सब इलेक्ट्रॉन श्रेणी होती है। तो सब इलेक्ट्रॉन श्रेणी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यानी परमाणु क्रमांक में अगर माइनस है तो उसको जोड़ देंगे और प्लस है तो उसको घटा देंगे। तो इसके ऊपर माइनस लग रहा है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है हमें पता है 7, है ना, वो तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसके ऊपर -3 है तो इसमें 3 प्लस कर देंगे, बराबर कितना हो गया 10। ठीक, ऑक्सीजन का होता है 8 - 2 है तो इसके ऊपर 2 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 10। आयरन का होता है 9, 1 है इसमें तो बराबर 10। नियॉन का परमाणु क्रमांक तो पहले से ही 10 होता है। सोडियम के ऊपर 11 होता है तो प्लस 1 है तो इसको -1 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 10। मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक होता है, +2 है तो -2 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 10। एल्युमिनियम का 13 होता है, +3 है तो माइनस कर देंगे 3, बराबर 10। यानी कि ये तो हमने कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 10 है तो होगी इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, यानी सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई है। ठीक, सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो चुकी है आपकी। इसकी एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, बहुत नॉर्मल है, कोई इतनी हार्ड नहीं है। ठीक, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं मैं, Cl माइनस Ar प्लस K प्लस Ar K प्लस Ca+2। ठीक, ये दे दी मैंने आपको। तो यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सल्फर का, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, माइनस लगा दिया, इसमें 2 है तो इसको प्लस कर देंगे, बराबर 18। कैल्शियम का होता है कितना 17, -1 लग रहा है तो इसको जोड़ देंगे 1 को, बराबर 18। आयरन का पहले से ही 18 होता है परमाणु क्रमांक, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता ही है। पोटेशियम का है जो 19 होता है तो -1 कर देंगे क्योंकि इस पे प्लस है। ये इसका कैल्शियम का 20 होता है तो -2 कर देंगे क्योंकि इस पे 2 प्लस है, कितने बचेगा 18। ठीक, जैसे कि ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है, यानी कि क्वेश्चन है आपका एक कि निम्न में से कौन सा F2 के समइलेक्ट्रॉन होगा। यानी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा F2 के सम इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी कि जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखे हुए O2 N2 O2+2, A है O2, B है N2, C है O2+2 और D है आपका वो है O2 - 2 है ना। तो F2 का कितना होता है, यानी कि F का होता है वो होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9,
तो ये दो है, फ्लोरीन के दो अणु है तो कितना हो गया 18, तो इसमें 18 परमाणु क्रमांक हो गया, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, वो 8 होता है, 8 के दो होते हैं तो इसमें कितने हो गए 16, कितना हो गया 16। नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 के दो कितने हो जाएंगे, दो अणु है, दो उनका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16, दो भी माइनस करने हैं तो माइनस, यानी माइनस कर दिए दो, तो ये 14। हाँ अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु, तो 8 8 16, ये दो है ना, 8 8 16 माइनस 2 है ना, माइनस 2 ये, तो इसमें से माइनस 2 को जोड़ देंगे तो 16 2, 16 प्लस 2 बराबर 18, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आकार त्रिज्या बंध लंबाई का क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा आकार है वो किसका होता है, या सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होती है, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होती है। तो डायरेक्ट आकार त्रिज्या व बंध लंबाई का क्रम, बंध लंबाई का क्रम। ठीक, यानी कि सबसे ज्यादा आकार होता है वो ऋणायन का, आपको तो ये याद रखनी है, सबसे ज्यादा होता है ऋणायन का आकार, फिर उससे कम होता है वो होता है उदासीन, उससे कम क्या होता है उदासीन, ऋणायन से कम क्या होता है उदासीन। ठीक, फिर सबसे कम होता है धनायन। ठीक, ये हो गया आपका सबसे ज्यादा आकार किसका है, क्वेश्चन है तो ऋणायन, सेकंड पे उदासीन, थर्ड पे धनायन। फिर इसके कुछ पॉइंट है, यानी कि धनावेश बढ़ने पर आकार क्या होता है घटता है, धनावेश बढ़ने पर आकार घटता है, आकार घटता है। जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना अधिक ही आकार, इतना अधिक ही कम होगा आकार घटेगा, यानी अधिक धनावेश होगा, अगर धनावेश अधिक धनावेश प्लस को समझ जाना, अधिक धनावेश तो उतना ही आकार क्या होगा, आकार अधिक छोटा, यानी कि जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही ज्यादा क्या आकार छोटा होगा। ठीक, ये चीज। और ऋणावेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है, अगर ऋणावेश बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, ऋणावेश सेम लाइन बढ़ने पर आकार बढ़ता है। ठीक, अधिक ऋणावेश अगर माइनस ज्यादा होगा, क्या है कि ऋणावेश ज्यादा होगा तो आकार भी ज्यादा होगा, अधिक आकार अधिक बड़ा, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा उतना बड़ा आकार होगा। ठीक, ये तो थी इसके नॉर्मल पॉइंट, सबसे ज्यादा ऋणावेश का आकार होता है, सबसे छोटा धनावेश का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो कैसे पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, तो वो कैसे पूछ लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में सबसे छोटा आयन होगा, निम्न में से सबसे छोटा आयन होगा, निम्न में से सबसे छोटा आयन होगा। क्वेश्चन जैसे कि आपको मैं दे दूं F-3 बी में है O-2 सी में है आपका, सी में F- और डी है आपका Na+2। तो इसमें सबसे छोटा आकार किसका होगा, यानी तीनों तो माइनस के हैं, आपको पता है कि ऋणावेश का आकार सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा तो इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम होगा, लेकिन सबसे छोटा आकार होगा धनावेश का। आपको पता है कि धनावेश का आकार क्या होता है छोटा, तो यानी सबसे छोटा आकार होगा, इसमें धनावेश दो है तो उसका आकार होगा सबसे छोटा। ठीक, ऐसे त्रिज्या है, अगर इसमें से पूछ जाए सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, इसकी, सबसे अधिक किसकी होगी, इसकी। ठीक, सबसे ज्यादा बंध लंबाई इसकी, सबसे कम बंध लंबाई इसकी। कंप्लीट क्वेश्चन। जितना बड़ा आकार उतना ही ज्यादा ऋणावेश। ठीक, अब आपके आगे आता है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप, क्या आता है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप, यानी कि रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय प्रतिरूप दिया, रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप, ठीक, ये आता है, यानी कि रदरफोर्ड ने एक नाभिकीय प्रतिरूप दिया, जैसे कि ये हमारा परमाणु है, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु है, क्या परमाणु, इसके बीच में एक धनावेश होता है, यानी कि ये क्या होता है इसका, वो होता है वो केंद्र क्या धनावेश होता है, धनावेशित होता है, केंद्र क्या धनावेशित भाग होता है, ये बताया था हमारे रदरफोर्ड भाई ने, है ना। तो उन्होंने बताया कि कुछ किरणें आती हैं वो सीधी गति कर जाती हैं, यानी कुछ किरणें होती हैं वो तो सीधी गति कर जाती हैं। ठीक, जैसे कि दो किरणें हैं वो सीधी गति करेगी, है ना। और उन्होंने बताया कि कुछ किरणें हैं जो बीच में जाके
वापस मुड़ जाती है, ठीक, कुछ किरणें वापस आ जाती हैं, है ना, और कुछ किरणें वो तिरछी गति कर जाती हैं, है ना, ये बताया रदरफोर्ड ने। यानी कुछ किरणें तो क्या करती हैं, तिरछी गति कर जाती हैं, और कुछ सीधी। ये था रदरफोर्ड का परमाणु नाभ की प्रतिरोध। यानी कि ये अल्फा कण है ना, जो He+2 हीलियम की होती है, He+2, ठीक। ये सोने की पतली पन्निका है जिसपे से उसने ये कण गुजारी, सोने की पतली पन्निका, पतली पन्निका। यानी कि रदरफोर्ड के अनुसार कुछ किरणें तो हैं जो अगर परमाणु में यानी सोने की पतली पन्निका में से गुजारेंगे तो कुछ किरणें तो सीधी गुजर जाएंगी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है जिसमें से किरणें सीधी गुजर जाती हैं, और कुछ किरणें हैं जो बीच में से आकर वापस मुड़ जाएंगी। तो यानी कि एक स्टेज ऐसी होती है परमाणु के अंदर, यानी कि एक जगह ऐसी होती है जो जिस पे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो दब जाती है, यानी कि जिसका प्रेशर लगाते हैं वो चीज वापस आ जाती है। जैसे किरणों प्रेशर लगाया किरणें वापस आ गई, यानी कि मध्य में होती है वो। और कुछ किरणें ऐसी होती है जो साइड में या सीधी गति कर जाती हैं। तो इसका निष्कर्ष निकाला परमाणु ने, यानी कि रदरफोर्ड का निष्कर्ष निकाला उन्होंने, वो था कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, जिसलिए अधिकांश भाग परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला, यानी अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है, ठीक। सेकंड था कि केंद्र में धनावेशित भाग नाभिक होता है, यानी कि केंद्र में धनावेशित भाग होता है वो होता है नाभिक, केंद्र में धनावेशित भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक होता है, ठीक। फिर तीसरा था नाभिक सघन एवं छोटा भाग है, यानी कि नाभिक के जो बीच का सबसे छोटा एवं छोटा भाग है। तीसरा था नाभिक सघन छोटा भाग है, नाभिक सघन एवं छोटा भाग है, सघन एवं छोटा भाग है, ठीक। ये थे परमाणु रदरफोर्ड का नाभ के प्रतिरूप। आगे की क्लास कल, जब तक के लिए धन्यवाद।